Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and you are doing good. You are doing well in your homes. अच्छे से रह रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, काफ़ी खुश होंगे क्योंकि स्कूल्स बंद हो गए हैं। लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यू आर गोइंग टू हैव योर एग्ज़ाम्स, तो हमें उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। I am your English teacher Maria Ghani and I am from Regal Scholar School System। हम जो है अभी प्री 9th और 9th क्लास के इंग्लिश का लेक्चर करने लगे हैं एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद यूनिट नंबर 5 दैट इज़ डैफोडिल्स। कहाँ पे है ये जी? बुक के पेज नंबर 51 से ये स्टार्ट हो रहा है और हम जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर वी मस्ट नो कि हमारा जो पोइट है वो कौन है। सो द पोइट का नाम क्या है? ही इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ कौन है? बेसिकली ही इज़ अ नेचर लवर। नेचर लवर वो लोग होते हैं जो नेचर को एडमायर करते हैं, उसकी खूबसूरती को बयान करते हैं और हमें बताते हैं कि दुनिया में अगर ये खूबसूरत मकामात ना होते, ये खूबसूरत नज़ारे ना होते तो हमारी दुनिया कितनी अजीब सी लगती, उसमें बिल्कुल भी हमें रंग नज़र ना आते। तो ऐसे पोइट्स जो नेचर लवर होते हैं, जो नेचर को पसंद करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रोमांटिक पोइट्स। तो इसलिए हमारे पास जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो क्या है? वो एक रोमांटिक पोइट है। When was he born and where was he born? He was born in United Kingdom on 7th April 1770। हमारे पास 18th सेंचुरी के स्टार्ट में जो है वो 18th सेंचुरी के एंड में जो है यूनाइटेड किंगडम में विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो पैदा हुए थे। According to him, nature is a teacher and a preacher। विलियम वर्ड्सवर्थ की नज़र में नेचर क्या है? नेचर का काम है टीचर, हमें कुछ सिखाना और प्रीच करना, हमें अल्लाह ताला के जो भी पैगामात हैं वो हमें बताना। इनडायरेक्टली हमें ये बताना कि इस कायनात को, इस दुनिया को बनाने वाला जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। He presents a purifying and enduring impact of nature। करता क्या है? वो अपनी पोएम्स के ज़रिए जो है वो एक बहुत ही साफ शफाफ, प्योरीफाइंग और enduring का मतलब होता है सहर ज़दा कर देना, सहर में डाल देना, हमें जो है किसी जादू के अंदर लेके आ जाने वाली जो एक इम्पैक्ट होता है वो हमारे ऊपर डाल देता है। जब भी वो अपनी पोएम्स लिखता है तो वो पोएम्स इस वे में प्रेजेंट करता है कि हमें ऐसा लगता है कि पोइट नहीं बल्कि हम खुद जो है वो उस पूरे सीन में से गुजर रहे हैं। वो जिस भी नेचुरल जो है वो व्यू की बात करता है तो हमें पोएम पढ़ने के बाद ऐसा फील होता है कि पोइट नहीं, हम खुद उस व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। प्री रीडिंग डिस्कस करते हैं। प्री रीडिंग में हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमें एक पिक्चर दी हुई है डैफोडिल्स की। The picture that you have in your book that is quite different from the picture that I have selected। ये पिक्चर जो मैंने सेलेक्ट की है वो क्यों की है, आगे पोएम पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि पोएम का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो उसका स्टार्ट है फर्स्ट स्टैंजा, उससे काफ़ी जो है वो रिजेंबल करती है हमारी ये पिक्चर। लेकिन अगर हम फोकस करें तो मेन फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए? जो डैफोडिल्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, उसके कलर्स को अगर हम देखें तो हमें वाइट और येलो कलर के डैफोडिल्स नज़र आ रहे हैं और बीच में कहीं कहीं हमें दूर दूर पिंक फ्लावर्स भी नज़र आ रहे हैं और पर्पल का शेड भी नज़र आ रहा है। अब आपने इन कलर्स को अपने माइंड में रखना है जब हम पोएम को पढ़ रहे होंगे। Let's move to the questions of pre-reading। First question क्या है? What is the picture about? तो picture is actually representing us a view of daffodils। हमें daffodils का एक view दे रही है। Have you ever seen daffodils? सीन के स्पेलिंग गलत हो गए हैं। It's fine, you guys know the spelling S-E-E-N। तो आपने कभी पहले डैफोडिल्स देखे हैं? किसी ने नहीं भी देखे तो अभी आप इस पिक्चर में उनको देख सकते हैं। डू यू नो वेयर डैफोडिल्स ग्रो? डैफोडिल्स कहाँ पे ग्रो करते हैं? डैफोडिल्स बहुत खुले एरियाज़ में, जहाँ पे पानी भी बहुत ज़्यादा हो, पानी के किनारे पे ग्रो करते हैं।
अब जब हम अपनी पोइम की रीडिंग स्टार्ट करेंगे, सो बिफोर रीडिंग दैट यू नीड टू नो द फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या हैं? कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो नॉर्मल रूटीन लैंग्वेज से, जो ग्रामर हम यूज़ करते हैं, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं, उससे हट के कुछ जो है वो हमारे राइटर्स और पोइट्स कोई टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उनको हम फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आपके पास कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज सिमिली। सिमिली क्या है? अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइक और एज इज यूज टू मेक अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स और आइडियाज। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें लाइक या एज का वर्ड यूज करके हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। वो चीज़ें भी हो सकती हैं, आइडियाज भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? शी वॉज एज बिजी एज अ बी। हमने एक फीमेल को, शी को बी के साथ कंपेयर कर दिया है, कंपैरिजन बिल्ड किया है दोनों के बिजी होने की नेचर पे को जो है वो कंसिडर करके। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? ही इज़ एज टॉल एज अ ट्री। ट्रीज बेसिकली जो है वो टॉल इमेजेस में कंसिडर किए जाते हैं, हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब कोई लड़का ज़्यादा हाइटेड होता है तो हम उसको कहते हैं कि ये तो खंबे की तरह लंबा है, या हम इस किस्म के जो है वो एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं। तो ये क्या है? ये बेसिकली सिमिली है। Next one is metaphor. Metaphor is when one thing is compared and declared as the other. जब हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करने के बाद उसको दूसरी चीज़ ही डिक्लेयर कर देते हैं, उसको कोई दूसरी चीज़ करार देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ लाइन, वो शेर है। हम अगर सिमिली और मेटाफर का डिफरेंस देखें तो इसका डिफरेंस ऐसे है, जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं तशबीह। तशबीह होती है सिमिली। जैसे हम कहते हैं वो शेर की तरह बहादुर है, हम शेर का और किसी लड़के का कंपैरिजन कर रहे हैं उनकी बहादुरी की बेसिस पे। और मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इस्तारा होता है। जैसे हम कहते हैं कि वो शेर है, तो शेर है का मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअली शेर बन गया। इसका मतलब है कि उसके अंदर जो भी पॉजिटिव क्वालिटीज़ शेर की हैं वो उस लड़के के अंदर या उस जो कोई भी वो मेल है उसके अंदर आ गई हैं। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, हिज हार्ट इज़ अ रेड रोज़। उसका दिल क्या है? वो एक लाल गुलाब की तरह है। इसका मतलब है उसका दिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और नरम है। Next one is personification. Personification is a technique of giving humanly attributes to things other than humans. जब इंसानों वाले काम इंसानों के अलावा कोई भी और चीज़ करने लग जाए तो हम उसको कहते हैं personification. For example, the smiling sun. अगर हम कहें कि सूरज जो है वो मुस्कुरा रहा है तो सूरज जो है, सन जो है वो बेसिकली एक स्टार है, और स्टार्स जो है वो स्माइल नहीं करते। लेकिन अगर हमारे पास पोइट्स या राइटर्स ऐसा एक्सप्रेशन यूज़ करें जिसमें वो ये कहें कि आपका सूरज मुस्कुरा रहा है या बादल रो रहे हैं, योर क्लाउड्स आर क्राइंग, तो वो क्या है? वो बेसिकली पर्सोनिफिकेशन है। हमने ह्यूमन बींग्स की कोई क्वालिटी उठा के ह्यूमन बींग्स के अलावा किसी भी चीज़ को दे दी है। ऐसे ही दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है? दी थर्स्टी ट्रीज़। हमारे जो ट्रीज़ हैं वो प्यासे हैं। इसी में जो लास्ट वन हमारे पास आती है इमेजरी। इमेजरी बेसिकली क्या है? अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो मैंने डिस्कस किया था जहाँ पे हमने विलियम वर्ड्सवर्थ का इंट्रोडक्शन देखा कि वो एक नेचर लवर है और उसका स्टाइल ऐसा है कि जब वो अपनी पोएम्स लिखता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक्चुअली खुद उस चीज़ में, उस चीज़ के अंदर, उस व्यू के अंदर चले गए हैं, हम खुद उस चीज़ को देख रहे हैं। तो ये क्या है? इस आर्ट को बेसिकली कहते हैं इमेजरी। इमेजरी क्या है? इट इज़ द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग इमेजेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। वो जो पोइट्स या राइटर्स हैं वो वर्ड्स ऐसे यूज़ करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम एक्चुअली उस चीज़ को अपने सामने देख रहे हैं। हमारे सामने पोइट के वर्ड्स या ऑथर जो राइटर होता है उसके वर्ड्स को पढ़ के एक इमेज क्रिएट होता है। तो इस आर्ट को हम बेसिकली कहते हैं इमेजरी। हमारे पास एग्जांपल क्या है? अ ह्यूज लायन विद लॉन्ग रेड हेयर वाज रोलिंग अ थिक डार्क फॉरेस्ट
एक बड़ा लंबे लाल बालों वाला शेर जो है वो एक घने अंधेरे जंगल पे राज करता था। तो इसमें क्या है, जब हम किसी भी किस्म की स्टोरी को या इस किस्म के इमेजेस को एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे सामने एक तस्वीर बनना शुरू हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं इमेज।